हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सभा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग मेटल के सीरीज को ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एलिमेंट, मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके बाद मिश्र धातु के बारे में, धातु के अयस्क और लास्ट में हम लोग धातु के महत्वपूर्ण कंपाउंड के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग धातु से संबंधित यानी जितने भी 5 से 6 वीडियो हम लोग स्टडी किए हैं, उसी पर आधारित 50+ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और दोस्तों, इस क्वेश्चन से संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप धातु से संबंधित जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। और हाँ, शिक्षा सेवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को इस वीडियो से लाभ मिल सके। और अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले धातु कौन सा है? तो देखिए, इसका ऑप्शन है जिंक, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूप्रकृति यानी भूपटल या इसी को हम लोग अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है धातु का नाम, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। यानी पृथ्वी की जो भूप्रकृति होता है उसमें सबसे ज़्यादा धातु एल्युमिनियम होता है। और बात कर लेते हैं कि अगर आपसे तत्व पूछा जाए तो तत्व कौन कौन होगा। देखिए, भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, यह कितना परसेंट होता है? 46%। उसके बाद आता है सिलिकॉन, यह होता है 27%। उसके बाद आता है एल्युमिनियम, यह होता है 8%। उसके बाद आता है लोहा, यह होता है 4%। यह पृथ्वी की भूप्रकृति में तत्वों की प्रतिशत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले धातु। तो देखिए, धातु क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। कितना परसेंट है? 8%। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, तत्व ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 46% है। तो किसी भी तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल यानी लिक्विड अवस्था में बनी रहती है? तो देखिए, इसका ऑप्शन है पारा, प्लैटिनम, सीसा, ब्रोमीन। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो लिक्विड मेटल पूछा जा रहा है यानी तरल धातु। तो धातु पूछा जा रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? पारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव अधातु, तो आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। तो धातु पूछा जाए तो पारा, और अधातु पूछा जाए कि कौन सा अधातु है जो द्रवावस्था में रहता है, तो क्या होगा? ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 इधर दिया हुआ है, यहाँ पे सूची 2 दिया हुआ है। हमको इसमें मिलान करना है कि इसका क्या सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह के क्वेश्चन अगर मिलान करने पर आधारित आए तो सबसे पहले हम उसको मिलान करेंगे जो हमको याद होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला है ऑप्शन, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक हो। तो ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन होता है? चांदी होता है। तो देखिए, इसका आंसर इस कहाँ मिलेगा? चांदी के साथ, यानी यह हो गया चांदी। उसके बाद देखिए, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु। तो सबसे ज़्यादा इस चारों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम हो गया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर, यहाँ पे पीट कर होगा, पीट कर बनाए जाने योग्य धातु। तो यानी सबसे ज़्यादा तन्य और आघात वर्धता कौन सा धातु होता है? तो सोना होता है। तो इसका मिलान किसके साथ हो जाएगा? सोना के साथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ऊष्मा का न्यूनतम संचालक, ऊष्मा का जो न्यूनतम संचालक होता है वह सीसा होता है। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन है, धातु है सुचालक होती है क्योंकि?
यानी धातु सुचालक होती है, इसका कारण क्या है, हमको इसमें कारण बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको बता दें मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, जैसे हम देखिए एक लिए सोडियम, सोडियम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 कितना होता है, 1 होता है। तो यह सोडियम जो धातु है स्टेबल बनने के लिए यानी नियॉन जैसा बनने के लिए क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है। इस कारण से इस पर क्या बनता है, Na+, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो किसका निर्माण होता है, धातु का निर्माण। तो वहीं पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का लैटिन नाम है। हमको इसमें लैटिन नाम देखना है। अब देखिए ऑप्शन ए देखते हैं, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का तो लैटिन नाम नहीं होता है। उसके बाद देखिए लोहा, लोहा, लोहा का ऐसे संकेत तो एल होना चाहिए, लेकिन इसका लैटिन नाम क्या है, एफी। इसका लैटिन नाम एफी से हो जाता है फेरम। कुछ महत्वपूर्ण लैटिन नाम और तत्व के बारे में हम लोग एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं और जितने भी लैटिन नाम हैं और जितने भी महत्वपूर्ण तत्व हैं उसको आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यह धातु के सक्रियता श्रेणी से पर आधारित है। तो यहाँ पे हम देखेंगे NaCl विलयन तथा कॉपर। तो बात कर लेते, देखिए यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्या है, कॉपर। तो सोडियम में और कॉपर में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, सोडियम होता है। सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है तो कॉपर तो विस्थापित सोडियम को नहीं कर पाएगी, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखिए MgCl2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम। अब देखिए मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो ये भी विस्थापित नहीं होगी। उसके बाद ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा देखिए फेरस सल्फेट है, तो यहाँ पे है लोहा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सिल्वर। लोहा में और हम लोग चांदी में देखेंगे तो लोहा ज़्यादा क्रियाशील होता है, जिसके कारण सिल्वर लोहा को प्रतिस्थापित नहीं करेगी, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अगला है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। उसके बाद कॉपर धातु, आपको बता दें चांदी और कॉपर इसमें ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, कॉपर होता है। तो कॉपर ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण यहाँ पे चांदी को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। यहाँ पे क्वेश्चन है युगल विस्थापन कौन प्रदर्शित करता है, तो कौन प्रदर्शित करता है, डी नंबर, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ यानी वेब डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों चढ़ाया जाता है। तो इसका कारण होता है कि टीन के अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, यानी जिंक ज़्यादा क्रियाशील होता है, जिसके कारण हम लोग खाद्य पदार्थ को जो डिब्बा होता है उसमें जिंक का लेप नहीं चढ़ाकर इसका लेप चढ़ाते हैं, टीन का लेप चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण में सोना को घोला जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे है कि हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, उसके बाद नाइट्रिक HNO3। तो इसमें क्या होता है, जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसका रेशियो 1 होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो रेशियो होता है 3 होता है। इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, एक्वा रेजिया। तो आपको कभी कभी तो यहाँ पे हिंदी दे सकता है, इसका केमिकल फार्मूला दे सकता है या इसका प्रचलित नाम भी दे सकता है। तो 3HCl या 1HNO3 को हम लोग एक्वा रेजिया के नाम से भी जानते हैं। और इस पे आधारित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्वा रेजिया में जैसे यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात भी पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है, कितना होगा, 1:3। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात पूछा जाए तो कितना होगा, 3:1। जितने भी यहाँ पे पॉइंट है इससे अगर आधारित क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि तत्व अलग अलग होते हैं,
तो जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु संख्या अलग अलग होता है। और जैसे हम देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम। इस अलग अलग तत्व है तो इसका परमाणु संख्या तो अलग ही है, इसका 11 होगा, इसका कितना है 12 है, इसका कितना है 13 है। तो पहला तो हो गया इसका भिन्न भिन्न परमाणु संख्या होगा। दूसरा भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होता है। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 होगा, और मैग्नीशियम का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, और एल्युमिनियम का कितना होता है 3 होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या होती है और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, क्योंकि यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप याद कर सकते हैं एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद लेड, टिन, ये 4 धातु है जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, जिसको हम लोग एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक आप क्या याद रख गया है, अल जन पब सन, जिसमें चारों तत्व का नाम आ जाएगा। अल से एल्युमिनियम, जन से जिंक, पब से लेड और एसन से टिन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बना रहा है, तो इस चारों ऑप्शन में देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। और यहाँ पे जिंक भी, लेड भी और टिन भी उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो सड़क पर जो रोशनी लगे होते हैं पीले लैंप, उसमें सोडियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और क्यों किया जाता है, क्योंकि यह जो कोहरा होता है उसको हटाने में मददगार होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है पीले रोशनी में। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी, यानी यहाँ पे आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है। तो पीरियोडिक टेबल है, उसमें सबसे भारी धातु की अगर बात करेंगे तो ओस्मियम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सबसे भारी धातु ओस्मियम। और सबसे हल्की धातु आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा, लिथियम। तो भारी भी आप याद रखिए, भारी ओस्मियम और हल्का लिथियम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निक्षेप हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट। अब देखिए कॉपर सल्फेट को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, किसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे कि कॉपर सल्फेट कॉपर को क्या करेगी, बाहर निक्षेप करेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो प्लेटिनम और कॉपर। तो प्लेटिनम क्या होती है, कम क्रियाशील होती है, तो ये तो कॉपर को नहीं हटाएगी। पारा भी कम क्रियाशील होती है कॉपर से, ये भी नहीं हटाएगी। उसके बाद देखिए लोहा क्या होती है, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होती है, जिसके कारण लोहा क्या करेगी, फेरस सल्फेट बनाएगी और कॉपर को क्या करेगी, बाहर प्रतिस्थापित करेगी। तो यहीं पे क्वेश्चन था कि कॉपर सल्फेट के विलयन को कौन प्रतिस्थापित करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्यों प्रतिस्थापित करेगी, क्योंकि लोहा कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग एक वीडियो में क्रियाशीलता श्रेणी को एक ट्रिक के माध्यम से जितने भी धातु था उसको हम लोग याद कर लिए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो इस पर आधारित किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखिए हमको सूची 1 दिया गया है और यहाँ पे 2 दिया गया है, मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है नीला तो था, हरा तो था, चिली साल्टपीटर, उजला तो था, और यहाँ पे इसका केमिकल फार्मूला दिया गया है। तो दोस्तों अगर इसको आपको मिलान करना है तो केमिकल फार्मूला जितने भी धातु के कंपाउंड है उसको याद रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, नीला तो था, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला होता है
कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। तो यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए हरा तोथा जिसको हम लोग फेरस सल्फेट यानी FeSO4, ये हो जाएगा फेरस सल्फेट। उसके बाद देखिए चिली साल्टपीटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट। तो इसका मिलान इसके साथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए उजला तोथा जिसको हम लोग जिंक सल्फेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम इसका केमिकल फार्मूला भी लिख देते हैं, जिसको याद कर लीजिएगा। फेरस सल्फेट यानी FeSO4 7H2O। उसके बाद जिंक सल्फेट, इसका क्या होगा, ZnSO4 7H2O। उसके बाद कॉपर सल्फेट, इसका हो जाएगा CuSO4 5H2O। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट यानी हो जाएगा NaNO3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कभी कभी इसका केमिकल फार्मूला पूछा जाता है, कभी कभी इसका प्रचलित नाम। तो आपसे पूछा जाए कि FeSO4 इसका प्रचलित नाम क्या है, तो प्रचलित नाम क्या है, फेरस सल्फेट यानी हरा तोथा। या हरा तोथा को हम लोग ग्रीन विट्रियोल के नाम से जाना जाता है, नीला तोथा को ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है, और उजला तोथा को वाइट विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। तो इससे संबंधित, कंपाउंड से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माणिक्य यानी रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं रूबी नीलम, ऐसे तो एक यहाँ पे लड़की का नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन यह लड़की का नाम नहीं है, यह एल्युमिनियम धातु के अयस्क हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के एक प्रचलित अयस्क है जिसका नाम होता है बॉक्साइट। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, Al2O3 2H2O। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो हमको यहाँ पे बताना है कि कौन से ज़्यादा क्रियाशील है और केरोसिन तेल में भी रखा जाता है। तो देखिए हम लोग क्रियाशीलता श्रेणी में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या आता है, पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम आ रहा है, पोटेशियम का। यहाँ पे पोटेशियम है, लेकिन पोटेशियम को मिट्टी तेल में नहीं रखा जाता है। यहाँ पे करा सबसे अधिक क्रियाशील भी होना चाहिए और मिट्टी तेल में भी रखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम क्या है, देखिए पोटेशियम के बाद दूसरा नंबर सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, सोडियम ही है। और इसे केरोसिन तेल में भी रखा जाता है। और आपको बता दें, सोडियम को, लिथियम को, पोटेशियम को यह नर्म होने के साथ इसको चाकू से भी काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है। तो इसमें धातु की कौन विशेषता नहीं है आपको बता दें। देखिए पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। तो यहाँ पे करा नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं करता है, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। अगला क्वेश्चन है शोल्डर। शोल्डर निम्नलिखित में से किन धातुओं का एक मिश्रण है। यहाँ पे देखिए शोल्डर जिसको हम लोग टाँका भी कहते हैं या इसी को शोल्डर के नाम से जानते हैं, जो किसका किसका मिश्रण होता है, यह सीसा और टीन का बना होता है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ मिश्र धातु दिया गया है और इसके कंपोजिशन दिया गया है, हमको इसमें मिलान करना है। तो देखिए अब भी हम लोग टाँका का मिलान किए हैं, यानी शोल्डर का। शोल्डर क्या है, सीसा टीन। तो क्या हो जाएगा इसका मिलान सीसा टीन के साथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए पीतल। तो पीतल हम लोग जानते हैं कॉपर जिंक का बना होता है।
तो देखिए यह इसके साथ मिलान हो जाएगा। उसके बाद देखिए कांसा, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज के नाम से जानते हैं, तो ब्रॉन्ज क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा तांबा और टिन। उसके बाद है बच गया जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा जिंक, निकेल और कॉपर। कॉपर, जिंक, निकेल कहीं किसका बना होता है, जर्मन सिल्वर बना होता है। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से मिलान कर पाए। तो मिलान करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु, जिसको हम लोग एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो अगर आप महत्वपूर्ण मिश्र धातु को याद कर लेते हैं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको भी आप लोग आसानी से जवाब दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है अमलगम। अमलगम मिश्र धातु का आधार धातु कौन सा होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें अमलगम क्या होता है। तो अमलगम होता है कि जिस मिश्र धातु में अगर पारा होता है तो उसको हम लोग अमलगम के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है इसका आधार क्या होता है, तो इसका आधार क्या होता है, पारा होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, जिसको आप याद रखिएगा, लोहा। लोहा अमलगम नहीं बनाती है, बाकी जितने भी धातु है अमलगम बनाती है। अगला क्वेश्चन है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। यानी लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है ग्रीस लगाकर, ये बिल्कुल सही है। दूसरा पेंट लगाकर, ये भी सही है। तीसरा है जिंक के परत चढ़ाकर। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लोहे पर जो जिंक के परत चढ़ाते हैं उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, या हिंदी में इसको हम लोग यसद लेपन कहते हैं। तो जिंक परत भी चढ़ाया जाता है जंग से बचाने के लिए। तो इसमें क्या होगा, उपरोक्त जितने भी ऑप्शन हैं सभी सही है। अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें जर्मन सिल्वर क्या है, एक मिश्र धातु है जो कॉपर, जिंक और निकेल का बना होता है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि कौन से इसमें धातु नहीं होता है। तो देखिए कॉपर होता है, जिंक होता है, निकेल होता है, लेकिन एल्युमिनियम नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो विद्युत हीटर होता है उसमें नाइक्रोम मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम। और आपको बता दें नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम और आयरन इसका क्या होता है, मिश्र धातु होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन है पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोनाजाइट एक अयस्क है जो कि किसका अयस्क होता है, थोरियम का अयस्क होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। अगला क्वेश्चन है बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो गैल्वेनीकरण होता है उसमें लोहे पर जिंक का परत चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन या यसदलेपन के नाम से जानते हैं। तो किसका परत चढ़ाया जाता है, जिंक का परत यानी जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। और चढ़ाने के पीछे कारण क्या होता है, जंग लगने से बचाने के लिए चढ़ाया जाता है। दोस्तों हम लोग धातु पर आधारित 50 क्वेश्चन में आज हम लोग 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। बाकी जितने भी 25 क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि सभी दोस्तों को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।